डियर फ्रेंड्स, सो कंटिन्यूइंग आवर प्रीवियस टॉपिक, जहाँ पे हमने समझा मेमोरी के बारे में कि मेमोरी क्या है, एंड फिर उसकी टेक्निकली 2 टाइप्स पढ़ी थी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। अभी हमने सेकेंडरी मेमोरी को टच नहीं किया, जस्ट हमने प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़ा कि उसको इंटरनल मेमोरी बोलते हैं, डिस्प्ले मेमोरी बोलते हैं, वर्किंग मेमोरी बोलते हैं, मेन मेमोरी बोलते हैं। फिर हमने उसके रिलेटेड सारे पॉइंट्स को कवर किया था। तो जो आज हमारा टॉपिक है दैट विल बी टाइप्स ऑफ मेन मेमोरी। अभी हमने सेकेंडरी मेमोरी को टच ही नहीं किया, अभी जस्ट हमने पढ़ा मेमोरी, इट्स 2 टाइप्स, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। अभी हम प्राइमरी मेमोरी के 2 टाइप्स पढ़ रहे हैं, जहाँ पे हम पढ़ेंगे रैम एंड रोम के बारे में। रोम को हम लेटर ऑन डील करेंगे। अभी हम पढ़ेंगे रैम के 2 बेसिक, प्राइमरी मेमोरी के 2 बेसिक टाइप्स, रैम एंड रोम। अभी आज का हमारा जो टॉपिक है इट विल कवर एवरीथिंग अबाउट रैम। ठीक है, रैम की हम टाइप्स पढ़ेंगे क्या क्या हैं, फिर टाइप्स के सब टाइप्स पढ़ेंगे क्या क्या हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डायग्रामेटिकली आपको दिखाया है कि प्राइमरी मेमोरी की 2 डिविजन्स है ना, रैम एंड रोम। आज के बाद अगर कोई पूछे कि रोम किस में आता है, रोम भी प्राइमरी मेमोरी में ही आता है। तभी मैंने आप लोगों को बोला अभी हम सेकेंडरी मेमोरी की ओर नहीं जाएंगे। लेट्स फर्स्ट कवर ईच एंड एवरीथिंग दैट कम्स अंडर प्राइमरी मेमोरी। सो प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या आ जाता है, एक तो रैम आ जाता है और रोम आ जाता है। रैम के अंडर क्या क्या आ जाता है, रैम के अंडर जो मेजर कैटेगराइजेशंस हैं, एक तो है डायनेमिक रैम है, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम है, स्टैटिक रैम है, एक और भी है मैग्नेटो रेजिस्टिव रैम। इन सब को हम आहिस्ता आहिस्ता आज कवर करने की कोशिश करेंगे। सो लेट अस बिगिन विद आवर टुडेज टॉपिक। और आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रैम। ठीक है, ये डायग्रामेटिकली मैंने आपको रैम चिप की पिक्चर दिखाई है ताकि आप लोगों को आगे समझ आ जाए जब मैं इसके रिलेटेड कोई भी पॉइंट आप लोगों को बोलूँ तो। सबसे पहले अगर हम हिस्ट्री इसकी कंसिडर करें रैम की, तो यहाँ पे मैंने उस वाली रैम के बारे में लिखा है, सॉलिड स्टेट मेमोरी के बारे में, जो हम आज इसको जानते हैं। लेकिन अगर हम हिस्टोरिकली बात करेंगे तो सबसे पहले जो फर्स्ट टाइप ऑफ रैम था, फर्स्ट टाइप ऑफ रैम जो था वो इंट्रोड्यूस हुआ था 1947 में। ठीक है, किससे? 1947 में फर्स्ट टाइप ऑफ रैम इंट्रोड्यूस हुआ था विद द विलियम्स ट्यूब। ठीक है, विलियम्स ट्यूब। और जो ये वाली रैम थी इसको कहाँ पे यूज़ किया गया था? कैथोड रे ट्यूब में। और यहाँ पे डेटा को स्टोर किया था एज इलेक्ट्रिकली चार्जड स्पॉट्स। मैं हिस्ट्री ऑफ रैम की बात कर रही हूँ, यहाँ पे मैं आपको समझा रही हूँ द फर्स्ट टाइप ऑफ रैम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1947 with the Williams tube. It was used in cathode ray tubes and data was stored as electrically charged spots. क्लियर? ये पहला पॉइंट है हिस्ट्री का। अगर हम हिस्ट्री में ही सेकेंड रैम की बात करेंगे तो सेकेंड रैम जो थी मैग्नेटिक कोर मेमोरी। ठीक है, मैग्नेटिक कोर मेमोरी, ये भी कब आई थी? 1947 में। अभी किसकी बनी थी? इट वॉज मेड ऑफ टाइनी मेटल रिंग्स। ठीक है, मेटल रिंग्स की बनी थी और जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थी विद वायर्स। जो ये रिंग्स थे ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे विद वायर्स। ठीक है, और जो ये रिंग था इसके अंदर डेटा स्टोर होता था, एक बिट स्टोर होता था जिसको हम एक्सेस किसी भी टाइम पे कर सकते थे। क्लियर यहाँ तक? 1947 में पहली फर्स्ट टाइप ऑफ रैम आ गया विद द विलियम्स ट्यूब, दूसरा मैग्नेटिक कोर मेमोरी आ गया। ठीक है, जहाँ पे रिंग्स पे स्टोर होता था 1 बिट ऑफ डेटा। अब अगर हम आज की बात करेंगे तो जो रैम हम आज जानते हैं, ये जो रैंडम एक्सेस मेमोरी आज हम जानते हैं, विच वी नो टुडे एज सॉलिड स्टेट मेमोरी, इट वॉज इन्वेंटेड बाय रॉबर्ट हेथ डेनार्ड इन 1968। ठीक है, और कहाँ पे? IBM थॉमस जे वॉटसन रिसर्च सेंटर में।
जो आज हम लोग रैम को जानते हैं, देखते हैं, दैट वाज इन्वेंटेड बाय रॉबर्ट हीथ डेनार्ड in 1968 at IBM Thomas J. Watson Research Center। ठीक है, एंड इसको क्या हम स्पेसिफिकली बोलते हैं? डायनेमिक रैम। क्या बोलते हैं? DRAM, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एंड यहाँ पे क्या होता है डेटा को स्टोर करने के लिए? इसमें होते हैं ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, ट्रांजिस्टर्स होते हैं इसमें जहाँ पे डेटा स्टोर होता है। लेकिन हमें डेटा हम कैसे काम कर सकते थे, इसको हम यूज़ कैसे कर सकते थे? जब कांस्टेंट सप्लाई ऑफ पावर होती। ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट ही थी कि पावर सप्लाई कंटिन्यू हो, तब जाके काम होता। क्लियर यहाँ तक? अभी हमने 1947 की बात की, 1968 की बात की। अब अगर हम थोड़ा सा 2-3 पॉइंट्स को और कवर कर लेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ आपका कोई भी पॉइंट स्किप हो जाए। अक्टूबर 1969 में क्या होता है कि इंटेल इंट्रोड्यूस करता है फर्स्ट रैम को। इंटेल इंट्रोड्यूस करता है फर्स्ट रैम को 1969 में, जिसका ये नाम रखते हैं इंटेल 1103। इंटेल 1103, और इसको इन्होंने फिर कमर्शियली अवेलेबल कराया था। कब? 1969 में। किन्होंने दिया था? इंटेल वालों ने किया था इंट्रोड्यूस फर्स्ट रैम को, जिसका नाम था द इंटेल 1103, एंड इसको पहली बारी कमर्शियली इन्होंने अवेलेबल कराया। इसके बाद 1993 में क्या होता है? 1993 में सैमसंग वाले, ठीक है, देते हैं SRAM। ठीक है, उसका क्या ये रखते हैं नाम? KM48SL 2000। ठीक है, मोर स्पेसिफिकली इट वाज आल्सो एन SRAM। ये मैं हिस्ट्री आपको समझा रही हूँ कि रैम की शुरुआत कहाँ से हुई। अभी मैंने सिर्फ आपको बोला 47 में आई थी रैम विद विलियम्स ट्यूब, फिर सेकेंड रैम आई थी 1947, दैट वाज मेड ऑफ टाइनी मेटल रिंग्स। फिर मैंने उस रैम की बात की जो हम आज जानते हैं, जिस रैम को, दैट वाज इन्वेंटेड बाय रॉबर्ट डेनार्ड इन 1968। कहाँ पे? IBM के रिसर्च सेंटर में, जिसको आज स्पेसिफिकली हम बोलते हैं डायनेमिक रैम, जो क्या यूज़ करता है? ट्रांजिस्टर यूज़ करता है, जहाँ पे हम स्टोर कर सकते हैं डेटा को। ठीक है, अभी तो 1993 तक की बात थी। 1996 में क्या हो जाता है? 1996 में इसी DDR SRAM, ठीक है, मैं आपको जब ये टाइप्स पढ़ाऊँगी तब मैं इनका फुल फॉर्म अच्छे से लर्न कराऊँगी। ठीक है, डबल डेटा रेट SRAM को कमर्शियली अवेलेबल किया गया था 1996 में। ठीक है, ये एक और डेट आप याद रखेंगे। अब हिस्ट्री की बात अगर करेंगे, 1999 में भी कुछ हुआ था। 1999 में किस वाली? पहले 1996 को DDR SDRAM को कमर्शियली अवेलेबल किया। 1999 में किस वाली रैम को कंप्यूटर्स के लिए अवेलेबल किया? दैट वाज RRAM। दैट वो आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं, जब आप इनकी कैटेगराइजेशंस अभी पढ़ोगे एक एक करके आपको ये सब याद रहेगा। ठीक है, रैम्बस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी 1999 की बात है। अब आ जाते हैं एक और इम्पॉर्टेंट डेट पे, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि 2003 में DDR2, ठीक है, डबल डेटा रेट 2 SRAM, ठीक है, ये SRAM के अंडर आते हैं। SRAM के अंडर जो ये है 2003 से बिकने स्टार्ट हुए। कौन से? DDR2 SRAM। ठीक है, क्लियर। अब एक और डेट है, दैट वाज जून 2007। ठीक है, जून 2007 में क्या हो जाता है? इससे पहले तो DDR2 आया था। जून 2007 में DDR3 SRAM स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, मार्केट में अब सोल्ड होनी शुरू हुई थी 2007 में DDR3। और आजकल जो हमारे पास लेटेस्ट रैम है वो मैं आपको अभी कैटेगराइजेशंस में पढ़ाऊंगी। यहाँ पे लास्ट डेट आपको याद रखना है कि सितंबर 2014 में DDR4
4 अवेलेबल हो गई मार्केट में सबके लिए। कब? 2014 की बात है। तो अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ हिस्ट्री की, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ तब से यहाँ पे स्टार्ट किया है, तब वाला पॉइंट मेंशन किया है जब से हम लोगों ने जिस रैम को हम आज जानते हैं। क्लियर? आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा सबको, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। मैं एक और बार रिपीट करूँगी। सबसे पहले जब हम हिस्ट्री ऑफ रैम की बात करेंगे, 1947 में आई थी रैम विद विलियम्स ट्यूब, जिसको यूज़ किया था कैथोड रे ट्यूब में, जहाँ पे डेटा स्टोर होता था इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड स्पॉट्स में। सेकेंड रैम भी आई थी 1947 में, मैग्नेटिक कोर मेमोरी, जो किसकी बनी थी? टाइनी मेटल रिंग्स की, ठीक है, जो वायर्स के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे। और ये जो रिंग्स हैं दे स्टोर्ड 1 बिट ऑफ डेटा, जिसको हम एक्सेस किसी भी टाइम पे कर सकते थे। और जो रैम आजकल हम जानते हैं जिस रैम को, दैट वाज इन्वेंटेड बाय रॉबर्ट हेथ डेनार्ड, ठीक है, 1968 में IBM थॉमस जे वाटसन रिसर्च सेंटर में इसको इन्वेंट किया था इन्होंने। और इसको हम स्पेसिफिकली बोलते हैं डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इसमें क्या होते हैं, कहाँ पे डेटा स्टोर होता है? ट्रांजिस्टर्स में, ठीक है। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या थी कि हमें कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ पावर की ज़रूरत होती है यहाँ पे, किस वाली रैम है? जो आजकल हम जानते हैं। फिर मैंने आपको बोला 1969 में इंटेल ने इंट्रोड्यूस किया फर्स्ट रैम को, जिसका नाम था इंटेल 1103 एंड इट वाज फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल रैम। कौन सी? इंटेल 1103 वाज फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल रैम। फिर 1993 में सैमसंग ने भी एस रैम दिया था। फिर 1996 में DDR एस रैम कमर्शियली अवेलेबल हो गया। 1999 में आर्ट रैम कंप्यूटर्स के लिए अवेलेबल हो गया। 2003 में DDR2 बिकना शुरू हुआ। 2007 में DDR3 रैम स्टार्ट हो गया। और 2014 सितंबर में DDR4 अवेलेबल हो गया मार्केट में। This was the brief history of RAM. I hope these points are clear to everyone. Now यहाँ तक तो हमने रैम की हिस्ट्री के बारे में पढ़ लिया, लेकिन ये रैम है क्या? रैम हम कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए रैम क्या है। सबसे पहले जो रैम है, इट स्टैंड्स फॉर, देखिए थोड़ा मैं इसका ओवरव्यू आपको देती हूँ। जो रैम है इट स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, फुल फॉर्म ऑफ रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब जो इसमें ये वर्ड रैंडम है, इसका क्या मतलब है? इसका सीधे ही मतलब है कि हम रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को, नॉन सीक्वेंशियल ऑर्डर में इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। हमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हम डेटा को सीक्वेंस में लेके चलें, बल्कि कैसे होगा? नॉन सीक्वेंशियल ऑर्डर में हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, जो रैम है इसको हम मेजर कैसे कर सकते हैं? इसको हम मेजर कर सकते हैं बिट्स में। किस में? बिट्स में, ठीक है। 8 बिट्स किसके बराबर होते हैं? 1 बाइट, ठीक है। 1 किलोबाइट इक्वल टू 1024 बिट्स। ये जो हम यहाँ पे मैंने मेमोरी यूनिट्स लिखे हैं, इसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जहाँ पे हम हर एक यूनिट को समझेंगे। खैर, यहाँ तक आपको याद रखना है कि फुल फॉर्म ऑफ रैम इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम वर्ड इसीलिए यूज़ है क्योंकि हम इसको नॉन सीक्वेंशियल ऑर्डर में एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर? थोड़ा आगे बढ़ेंगे, इसी पॉइंट को मैंने फिर से यहाँ पे इंक्लूड किया है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी के और क्या क्या नाम हैं। देखिए, और रैंडम एक्सेस मेमोरी को हम बोलते हैं मेन मेमोरी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी, इसको हम बोलते हैं सिस्टम मेमोरी या रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखिए, स्टार कर लीजिए इस पॉइंट को। हर एक एग्जाम में, बी इट JKSSB, बी इट SSC, बी इट एनी अदर कम्पिटिटिव लेवल एग्जाम, वहाँ पे ये पॉइंट आ ही जाता है दैट फुल फॉर्म ऑफ रैम क्या है या इसके बाकी नाम क्या है। रैंडम एक्सेस मेमोरी है, मेन मेमोरी इसको बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी इसको बोलते हैं, सिस्टम मेमोरी इसको बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको बोलते हैं।
अब ये कौन सी डिवाइस है? ये एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कहाँ पे कनेक्टेड होती है? मदरबोर्ड ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। इट एक्ट्स एज एन इंटरनल मेमोरी ऑफ सीपीयू, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा है इट्स ए हार्डवेयर डिवाइस दैट अलाउज इंफॉर्मेशन टू बी स्टोर्ड एंड रिट्रीव्ड ऑन ए कंप्यूटर। अब इस हार्डवेयर का क्या मतलब है? क्योंकि ये जो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आप देख रहे हो यहाँ पे, ये कहाँ पे लोकेटेड होती है? ऑन द मदरबोर्ड ऑफ कंप्यूटर। और ये एक्ट क्या करता है? एज एन इंटरनल मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। अब जो कंप्यूटर है, यहाँ से रैम की मदद से हम डेटा को मच फास्टर एक्सेस कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे है, हम रैम को वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। वोलेटाइल का क्या मतलब है? वोलेटाइल का मतलब ये है कि इट डज नॉट स्टोर डेटा और इंस्ट्रक्शंस परमानेंटली, ठीक है। ना तो ये डेटा को, ना तो ये इंस्ट्रक्शंस को परमानेंटली स्टोर करता है। जब आप स्विच ऑन करते हो तो आप काम कर पाते हो, जो ही पावर सप्लाई ऑफ होती है, जो ही पावर डिस्कनेक्ट होता है, और जो भी डेटा यहाँ रैम में होता है वो लॉस्ट हो जाता है। रैम लूजेस द डेटा एज सून एज वी शट डाउन द कंप्यूटर, ठीक है। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं इस पॉइंट में, डेटा रिमेन्स इन द रैम एज लॉन्ग एज कंप्यूटर इज ऑन एंड लॉस्ट व्हेन टर्न्ड ऑफ। अब बेनिफिट क्या है कि हम डेटा को रैम में लोड करते हैं? यही बेनिफिट है कि यहाँ से रीडिंग हमारे लिए मच फास्टर एंड ईजी है, ठीक है, एज कंपेयर टू हार्ड ड्राइव। क्लियर? यहाँ पे मैंने यही पॉइंट फिर लिखा है, अगर हमने कंप्यूटर को ऑफ किया, जितना भी डेटा रैम में है वो लॉस्ट हो जाता है। क्लियर? यहाँ पे जो जो पॉइंट्स हैं, आई होप कि सब पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। इसके नाम पहले मैंने बोले, फिर मैंने बोला हार्डवेयर डिवाइस कैसे हैं, फिर मैंने बोला फास्टर कैसे है, फिर मैंने बोला वोलेटाइल इसका क्या मतलब है। ये सब चीज़ें किसके रिलेटेड हैं? रैम के रिलेटेड है। अब एक और बात हम करेंगे यहाँ पे कि जो हम फ़ोन्स यूज़ करते हैं जनरली कहाँ से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि रैम तो डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल है ना। अब यहाँ पे हमें जानना है कि अगर आप सिंपली फ़ोन को यूज़ कर रहे हो तो 8 GB तक ठीक है, नॉर्मल ठीक है, 8 से ही स्टार्ट होता है। लेकिन अगर आप एप्लीकेशंस, फॉर एग्जांपल वीडियो एडिटर हो, आप वीडियो एडिटिंग करते हो, या कंप्यूटर एडेड डिज़ाइंस के लिए आप काम करते हो, या आप हार्डकोर गेमर हो, आज कल आप देख रहे होंगे कितनी कितनी गेम्स चला रहे हैं लोग, तब आपके लिए रिकमेंडेड है कि आप किस GB रैम का फ़ोन लाओगे जो कि स्टार्ट होता है 16 GB, ठीक है। आजकल दिस पॉइंट हो सकता है एग्जामिनर कभी पूछे कि अगर कहीं पे हम ज़्यादा एप्लीकेशंस चला रहे हैं तो आजकल क्या रिकमेंडेड है? आजकल 16 GB रिकमेंडेड है, हालांकि काम तो 8 से भी स्टार्ट होता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको ये सारे पॉइंट समझ आए होंगे। किसके बारे में? रैम के बारे में। अगर थोड़ा सा मैं और आपको बोलूँ कि ये रैम किसकी तरह काम करता है, देखिए आप लोगों ने सुना होगा शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी, है ना। शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो इमीडिएट काम होता है, जो जल्दी जल्दी हम यूज़ करते हैं, वो स्टोर होती हैं वो वाली इंफॉर्मेशन। सेम मैं आपको बोलूँ, जो कंप्यूटर है, जो ये रैम है, ये कैसे काम करता है? इट इज़ लाइक STM, शॉर्ट टर्म मेमोरी, ठीक है। जब रैम फुल हो जाता है तो फिर प्रोसेसर कहाँ जाता है? हार्ड डिस्क के पास, टू ओवरले द ओल्ड डेटा इन रैम विद न्यू डेटा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये आप समझ लीजिए एक रीयूजेबल स्क्रैच पेपर जो होता है, जिसके ऊपर आप लिखते हो नोट्स, नंबर्स पेंसिल से, ठीक है। और जब स्पेस फुल होती है, आप वो वाला डेटा, वो वाली इंफॉर्मेशन रब करते हो दैट यू नो लॉन्गर नीडेड। बिल्कुल रैम ऐसे ही बिहेव करता है। अननेसेसरी डेटा जो रैम पे है वो रिप्लेस होता है विद न्यू डेटा फ्रॉम द हार्ड डिस्क विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द करंट ऑपरेशन, ठीक है। ये फास्टर हैं लिखने के लिए और पढ़ने के लिए एज़ कम्पेयर टू अदर मेमोरी डिवाइसेस, ठीक है। वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आपको समझना है कि कंप्यूटर की परफॉर्मेंस अब किस पे डिपेंड है? इट डिपेंड्स अपॉन द साइज एंड स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर इफ़ इट डज़ नॉट हैव सफिशेंट रैम, है ना, अगर हमारे पास सफिशेंट रैम नहीं होगी टू रन ऑपरेटिंग सिस्टम या बाकी प्रोग्राम्स, रिजल्ट क्या होगा? स्लोअर परफॉर्मेंस होगी। सो यहाँ पे एक पॉइंट आपको याद रखना है, मोर रैम ए कंप्यूटर हैज़, फास्टर इट विल वर्क।
क्लियर? तभी मैंने यहाँ पे लिखा था 16 GB का, ताकि ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे इजीली हम कवर कर सकें। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा कि रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है, वोलेटाइल है, मेन मेमोरी है, इसको रीड राइट मेमोरी बोलते हैं, जिसको हम रैंडमली एक्सेस कर पाते हैं, और इसके जो कंटेंट्स हैं वो CPU कभी भी चेंज कर सकता है, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही बोला था ये हार्डवेयर एलिमेंट है, ठीक है, जहाँ पे डेटा स्टोर हम करते हैं, लेकिन कौन सा डेटा? करंटली यूज्ड डेटा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, करंटली यूज्ड डेटा। एंड रैम इज लाइक STM, ठीक है, बिकॉज इट रिमेंबर्स थिंग्स फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन। क्लियर? आगे हम बढ़ेंगे। देखिए अब हम आ जाएंगे टाइप्स ऑफ रैम पे। अब यहाँ पे हमें देखना है कि रैम की क्या क्या टाइप्स हैं, क्योंकि रैम में आपने पढ़ लिया कि है ना, ये स्टोरेज लोकेशन है दैट कैन बी एक्सेस्ड डायरेक्टली बाय द प्रोसेसर। यहाँ पे प्रोसेसर डायरेक्टली एक्सेस कर पाता है। अब इसमें क्या क्या टाइप्स हैं? किस में? रैम में। एक तो है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका शॉर्ट फॉर्म है DRAM, है ना। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी का एब्रिवेटेड फॉर्म है DRAM, ठीक है। अब SRAM ये क्या है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। MRAM क्या है? मैग्नेटो रेजिस्टिव रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब हम कोशिश करेंगे इन्हीं को एक एक करके पढ़ने की, और सबसे पहले हम समझेंगे स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है। अब मैं फुल फॉर्म नहीं पढ़ूंगी, अब मैं SRAM ही पढ़ूंगी, और आप लोगों को समझ में आना चाहिए दैट इट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SRAM इज़ द फुल फॉर्म ऑफ स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे हम डेटा को स्टोर करते हैं किसके ज़रिए? ट्रांजिस्टर्स के ज़रिए। किसके ज़रिए? ट्रांजिस्टर्स के ज़रिए। जिसमें कितनी सेल्स होती हैं या कितने ट्रांजिस्टर्स होते हैं? 6 ट्रांजिस्टर्स होते हैं। इम्पॉर्टेंट बात जो आप लोगों को स्टैटिक रैम में याद रखना है, दैट इज़ यही वाली मेमोरी है, यही वाला टाइप है जिसको हम यूज़ करते हैं एज कैशे मेमोरी। अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा, वहाँ पे मैंने कैशे मेमोरी के बारे में पढ़ाया आपको, जो कि सबसे फास्ट है, एक्सपेंसिव है, और जिसकी वजह से परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर जो है वो इम्प्रूव हो जाती है ना। और मैंने ये भी बोला उसमें क्या रहता है? फ्रीक्वेंटली यूज्ड डेटा। अब अगर क्वेश्चन आता है कि ये कैशे मेमोरी कहाँ पे है, अगर आपको याद रखना है यहाँ पे SRAM में, ठीक है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, जो SRAM है इट इज़ यूज्ड इन स्मॉल अमाउंट्स एज कैशे मेमोरी। क्लियर? अब यहाँ पे पॉइंट आपको याद रखना है, रैम में हर एक जगह पे पॉइंट याद रखना है कि रिटेन करता है स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन कब तक? जब तक पावर सप्लाई होगी। जो ही पावर सप्लाई कट हो जाएगी आपका सारा डेटा लॉस्ट हो जाएगा। ये था स्टैटिक रैम, फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप जो है DRAM। सबसे पहले आपको देखना है DRAM का फुल फॉर्म क्या है। DRAM का फुल फॉर्म है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। इससे पहले आपने पढ़ा कि यहाँ पे आपने पढ़ा स्टैटिक रैम में क्या यूज़ होते थे? ट्रांजिस्टर्स। डायनेमिक रैम में कैपेसिटर्स यूज़ होते हैं। बेसिकली ये जो सारी चीज़ें हैं दीज आर सेमी कंडक्टर मटेरियल्स, है ना, तभी तो हमें यहाँ पे पावर सप्लाई की, करंट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। और आपको अगर क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कि आजकल के कंप्यूटर्स में कौन सी रैम को हम यूज़ करते हैं, आपको बोलना है हम जो यूज़ करते हैं रैम को, डायनेमिक रैम को। इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, स्टार कर लीजिए इस पॉइंट को कि कंप्यूटर्स में आजकल हम कौन सी टाइप ऑफ रैम यूज़ करते हैं? डायनेमिक रैम यूज़ करते हैं। ये भी वोलाटाइल ही है। वोलाटाइल का मतलब क्या है? यही है कि कंटिन्यू पावर सप्लाई रहनी चाहिए, क्योंकि जो ही आप शट डाउन करोगे तो सारा डेटा लॉस्ट होगा। तो डायनेमिक रैम में आपको याद रखना है थोड़ी उससे स्टैटिक से इनएक्सपेंसिव है, लेकिन तब पहले की मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ मेन मेमोरी थी, ठीक है। और ये अपने वैल्यूज़ को फ्रीक्वेंटली चेंज करती हैं, और इसके बहुत सारे वेरिएंट्स आ गए जिनको हम अभी पढ़ लेंगे, जो कि इस वाले बेसिक रैम से बहुत, जिनकी स्पीड फास्ट थी, ठीक है। और ये भी डेटा को स्टोर करता है फॉर वेरी स्मॉल पीरियड, ठीक है। आगे जाके जब हम डिफरेंस पढ़ेंगे तब मैं आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी कि स्टैटिक मेमोरी को हमें रिफ़्रेश नहीं करना पड़ता है, लेकिन डायनेमिक मेमोरी को हमें थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स पर सेकेंड रिफ़्रेश करना पड़ता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम आगे जाके कवर कर लेंगे।
ठीक है। अब रैम तो हमने पढ़ लिया, रैम के अंडर अब देखेंगे क्या क्या वेरिएंट्स हैं। डायनेमिक, पहले स्टैटिक रैम पढ़ लिया, फिर डायनेमिक रैम पढ़ लिया। अब जो है एस रैम, आपको पहले उनके फुल फॉर्म याद रखने हैं तब जाके आपको आगे टॉपिक समझ आएगा। एस रैम स्टैंड्स फॉर सिंक्रोनस डायनेमिक रैम, ठीक है। इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? मॉडर्न प्रोसेसर्स में। आजकल हम प्रोसेसर्स में एस रैम ही यूज़ करते हैं। ये किसका इम्प्रोवाइज्ड फॉर्म है? इट इज़ एन इम्प्रोवाइज्ड और इम्प्रूवमेंट टू स्टैंडर्ड रैम। इससे पहले जो हमने पढ़ा उसकी इम्प्रोवाइजेशन हुई थी, जिसका नाम पड़ा था सिंक्रोनस डायनेमिक रैम, ठीक है। ये सिंक करता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, इट सिंक्रोनाइजेज इटसेल्फ विद द कंप्यूटर सिस्टम क्लॉक। देखिए, जो आप टाइम देखते हो ना अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे या कंप्यूटर्स पे ऊपर टाइम देखते हो, ये उसके साथ किसकी सिंक्रोनाइजेशन है? उस सेल के साथ किसकी सिंक्रोनाइजेशन होती है? उस सेल के साथ होती है सिंक्रोनस रैम की सिंक्रोनाइजेशन। इट इज़ फास्टर एंड रिलायबल देन रैम, जो इसका बेसिक वर्जन है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इतने ही पॉइंट्स आपको बताए। एस रैम का फुल फॉर्म है सिंक्रोनस डायनेमिक रैम, जिसका मॉडर्न प्रोसेसर्स में यूज़ करते हैं। ये एडवांस्ड फॉर्म है रैम का, ठीक है। ये सिंक करता है किसके साथ? कंप्यूटर का जो सिस्टम क्लॉक होता है, जो वहाँ पे सेल्स होते हैं, ठीक है, उसी सेल्स के साथ ये सिंक होता है। इसी के ज़रिए अब आप टाइम देखते हो। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, किससे? सिंक्रोनस रैम की वजह से, ठीक है। अब इस सिंक्रोनस रैम की जो जनरेशन आ गई, उनको हम क्या बोलते हैं? DDR। अब ये DDR स्टैंड्स फॉर डबल डेटा रेट एस रैम। देखिए, DDR के पीछे आपको ऐसे आपको लिखना है DDR एस रैम, है ना, DDR एस रैम, डबल डेटा, ये है डबल डेटा रेट सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो मैंने आपको हिस्ट्री में पढ़ाया था। ये अब DDR किसके अंडर आ जाते हैं? एस रैम के अंडर आ जाते हैं, ठीक है। ये देखिए, DDR स्टैंड्स फॉर डबल डेटा रैम। क्लियर हो गया हमें? इसकी कितनी जनरेशन्स आ गई? DDR 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया। और जितना जितना ये आगे, जितनी जितनी मैंने अभी आपको बोला DDR 4 भी आ चुका है। अभी मैंने आपको बोला सितंबर 2014 में DDR अवेलेबल हुआ मार्केट में। अब गारस क्या है? अब जब पहली जनरेशन आ गई वो फास्टर थी, उससे ज़्यादा फास्टर स्पीड थी 2 की, उससे ज़्यादा थी 3 की, ठीक है। 3 को स्पेशली किसके लिए यूज़ किया गया था? हिस्ट्री में मैंने आपको बोला फॉर कंप्यूटर्स। और जो 4th जनरेशन है ये फास्टर है किससे? DDR 3 से। और अभी तक हमारे पास DDR 4 ही है। अब आपको याद रखना है, हर एक जनरेशन में क्या था? स्पीड ऑफ रैम वॉज इंक्रीज्ड। रैम की स्पीड इंक्रीज हो गई एंड थोड़ी थोड़ी पावर कंजप्शन हैज़ बीन रिड्यूस्ड। क्लियर? आई होप ये कैटेगराइजेशन अभी आपको यहाँ तक समझ आ गई। देखिए, यहाँ पे मैंने फिर ऐड किया है DDR 3 एंड DDR 4। ये आप यहाँ पे समझ सकते हो कि इनकी स्पीड जो है कितनी इम्प्रूव होती गई डे बाय डे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बोला था एक और टाइप है इसकी रैम की। स्टैटिक हमने पहले पढ़ा, डायनेमिक हमने फिर पढ़ा, फिर हमने डायनेमिक के अंडर सिंक्रोनस पढ़ा और उसकी 4 जनरेशन्स पढ़ी। अब एक और मेजर टाइप है रैम की, दैट इज़ मैग्नेटो रेजिस्टिव रैम, ठीक है। वो नया टाइप है रैम का जिसमें डेटा स्टोर होता है बाय यूजिंग व्हाट? बाय यूजिंग मैग्नेटिक चार्जेस इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस, ठीक है। जो ये मैग्नेटो रेजिस्टिव रैम है, इसमें डेटा स्टोर होता है बाय यूजिंग मैग्नेटिक चार्जेस इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस, ठीक है। इसकी स्टोरेज ज़्यादा थी और पावर कंजप्शन कम थी, और इसका फास्टर एक्सेस टाइम था एज कम्पेयर टू प्रीवियस वंस, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है ग्रेटर स्टोरेज कैपेसिटी, कंज्यूम्स लेस पावर, फास्टर एक्सेस टाइम देन इलेक्ट्रॉनिक रैम। इससे पहले आपने जितने भी पढ़े वो इलेक्ट्रॉनिक हैं, ठीक है। अब वहाँ पे तो जब पावर सप्लाई थी तो डेटा लॉस्ट होता था, लेकिन यहाँ पे डेटा लॉस्ट नहीं होता है। अगर हम इस एम रैम को निकालेंगे भी, कंप्यूटर से रिमूव करेंगे, तो इसके कंटेंट्स वहीं पे रहते हैं, ठीक है। वो लॉस्ट नहीं होते हैं। किस वाली के? एम रैम के। क्लियर? यहाँ तक हमने
बेसिक टाइप्स ऑफ रैम पढ़े। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले हमने पढ़ा स्टैटिक रैम क्या होता है। स्टैटिक रैम में मैंने आपको बोला इट इज़ यूज्ड इन स्मॉल अमाउंट्स एज कैशे मेमोरी। फिर मैंने आपको डायनेमिक रैम पढ़ाया। डायनेमिक रैम के अंडर मैंने आपको उसके वेरिएंट्स पढ़ाए। सिंक्रोनस रैम पढ़ाया। सिंक्रोनस रैम की 4 जनरेशन्स आपने पढ़ी, ठीक है। फिर लास्ट पे पढ़ा मैग्नेटो रेजिस्टिव रैम। आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो। अब अगर आपको करना हो डिफरेंस बिटवीन, या यहाँ पे आपको पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे एस रैम एंड डी रैम। यहाँ पे ये कौन सा है, स्टैटिक रैम है एंड डायनेमिक रैम है। देखिए मैंने पहले ही बोला जो स्टैटिक रैम है इट हैज़ लोअर एक्सेस टाइम, ठीक है, एंड इस वाले का फास्टर एक्सेस टाइम है। क्लियर? अच्छा, इट इज़ फास्टर कंपेयर टू रैम, इट इज़ स्लोअर कंपेयर टू। देखिए ये इससे फास्टर है, इसका मतलब ये इससे स्लोअर है। और जो एस रैम है ये कॉस्टलियर है देन रैम, ठीक है, ये उतनी कॉस्टलियर नहीं है। बिल्कुल जो मैं एस रैम में पढ़ाऊँगी उसका उल्टा आपको डी रैम को करना है। यहाँ पे हमें कांस्टेंट पावर सप्लाई की ज़रूरत है, जिसका मतलब है कि दिस टाइप ऑफ मेमोरी विच कंज्यूम्स मोर पावर। जितना पावर रहेगा, जब तक पावर रहेगा डेटा उतने समय तक ही रहेगा। जो ही पावर सप्लाई ऑफ हो जाएगी डेटा लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी बहुत पावर कंजप्शन हमें रिड्यूस, यहाँ पे उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है जितनी कि एस रैम में है, क्योंकि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर होती है कैपेसिटर्स में, ठीक है। यहाँ पे लेस स्टोरेज कैपेसिटी है, ठीक है। ये तो इट इज़ ऑल्सो अ कम्प्लेक्स इंटरनल सर्किटरी ना, जब मैंने आपको पहले ही वो पिक्चर में दिखाई कि कैसे क्या ये दिखती है। लेकिन जो यहाँ पे है इसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा है, ठीक है। इसकी एस रैम हैज़ ए लो पैकेजिंग डेंसिटी एंड डी रैम हैज़ हाई पैकेजिंग डेंसिटी। देखिए सिंपल वे में आपको ऐसे याद रखना है। जो एस रैम है, देखिए एस रैम इट रिक्वायर्स लेस मेमोरी, इट रिक्वायर्स मोर मेमोरी। इसका एक्सेस टाइम लो है, इसका एक्सेस टाइम ज़्यादा है। इसको हमें रिफ़्रेश नहीं करना पड़ता है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट। लेकिन रैम को हमें continuously it needs to be refreshed thousands of times per second, ठीक है। फास्टर एक्सेस टाइम है, स्लोअर एक्सेस टाइम है, ज़्यादा पावर कंजप्शन है यहाँ पे लेस है। इसको हम यूज़ कैसे करते हैं, यूज्ड इन कैशे मेमोरी, इम्पॉर्टेंट पॉइंट। एंड इसको हम कैसे करेंगे, यूज्ड इन मेन मेमोरी। क्लियर? आई होप आपको बेसिक डिफरेंस किसकी, स्टैटिक एंड डायनेमिक रैम की। आप देखिए मैंने बार बार इस पे 3 जगहों पे जिक्र किया है ताकि आपको कोई भी पॉइंट स्किप ना हो जाए। यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स हम लिखेंगे तो जो स्टैटिक मेमोरी है इट इज़ मेड अप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, है ना, क्योंकि हमें छोटे छोटे मेमोरी यूनिट्स यहाँ पे सेव करने होते हैं। मैंने फ्लिप फ्लॉप्स आपको बोला है जहाँ पे एक बिट स्टोर रहता है, और जब बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप्स मिलते हैं रजिस्टर बन जाता है। डायनेमिक रैम मैंने बोला इट्स मेड ऑफ कैपेसिटर्स, इट इज़ लार्ज इन साइज एंड इसका साइज स्मॉल होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है, जो स्टैटिक रैम है इसमें डेटा स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज, है ना, और यहाँ पे रहता है इन द फॉर्म ऑफ चार्ज, क्योंकि मैंने अभी कैपेसिटर्स की बात की। जो स्टैटिक रैम है ये इट इज़ एक्सपेंसिव, इट इज़ कॉस्टली, ठीक है, एंड ये उतना नहीं है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी लो है, इसकी हाई है। और ये पॉइंट तो मैंने अभी आपको बोला, इट कंज्यूम्स मोर पावर एंड रैम कंज्यूम्स लेस। ये फास्ट है और वो स्लो है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बोला कि डेटा सस्टेन विद टाइम, डेटा लूजेस विद टाइम, सो इट नीड्स रिफ्रेशिंग सर्किट। अगर हम रिफ्रेश नहीं करेंगे तो डेटा लॉस्ट हो जाएगा। क्लियर? मुझे नहीं लगता है इसके आगे भी कुछ और पॉइंट्स में मैं आपको या कुछ ऐसा छूट गया हो जो मुझे कवर करने की ज़रूरत होती। आई थिंक दिस इज़ enough about basic difference between RAM and static RAM। देखिए ये वो सॉकेट होता है जहाँ पे आप ये वो सॉकेट होता है जहाँ पे आप किसको इंसर्ट करते हो, रैम को, ठीक है। और यहाँ से है ना इजेक्ट कैसे आप करते हो, इस वाली में मैंने आपको दिखाया है। खैर ये तो जस्ट
ऐसे ही है, इसका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ताल्लुक नहीं है, जस्ट दिखाने के लिए कि रैम इंसर्ट, ये रैम जो सॉकेट है कैसा होता है, और इसको हम इसी सॉकेट में इंसर्ट भी करते हैं और यहीं से हम इजेक्ट भी करते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़, जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी है? ASUS है, बफलो टेक्नोलॉजी है, सेंचुरी है, CON है, चेन टेक है, ELIXIR है, HP है एंड IBM है। ये वो वाली कंपनीज़ हैं जो ज़्यादा मशहूर है किस में? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रैम में, रैम चिप्स जो मैन्युफैक्चर करते हैं। आई होप कि आज का टॉपिक आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा, जिसमें मैंने आपको बोला था मेन मेमोरी की 2 टाइप्स है, रैम एंड रोम, जिसमें मैंने आपको पहले रैम पढ़ाया, फिर रैम की टाइप्स पढ़ाई, फिर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ के बारे में मैंने आपको बोला, फिर डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी पढ़ाया। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। वी विल बी मीटिंग वेरी सून with our new topic जो रहेगा ROM and its types. Thank you very much.